हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कार्बन की कोटि के बारे में, बॉन्ड के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज ली थी हमने, जैसे कि बॉन्ड कितने तरह के होते हैं, डबल बॉन्ड कब बनता है, सिंगल बॉन्ड कब होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है। इस तरह से हमने बॉन्ड के बारे में भी जाना था। यानी डबल बॉन्ड होता है तो वहाँ पे एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। इस तरह से हमने काफ़ी बेसिक सी बातें जानी थी। और वही मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, ये इन सब बातों के बारे में जाना था। तो आज स्टार्ट करेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। कार्बन का संकरण। तो इसके लिए हमें बेसिक सी बातों का पता होना चाहिए, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है। बॉन्ड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए हमें, क्योंकि बॉन्ड से ही इसको डिसाइड करेंगे हम। अभी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम छोटी छोटी बातें जान रहे हैं, बाकी इसको नेक्स्ट हम अपर लेवल में पढ़ेंगे। अभी के लिए ये बेसिक नॉलेज है, जिससे हमें पता चल जाए कि आखिर ये होता क्या है संकरण। तो उसके लिए हमें पता हो जाना चाहिए कि कोई भी मॉलिक्यूलर दिया हुआ, कोई भी मॉलिक्यूल है, उसमें कोई भी एनी कंपाउंड है, उसमें पाई बंधों की संख्या कितनी है, पाई नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। एक तरफ लिख लेते हैं हम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, इधर लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। इस तरह से। तो यहाँ पे यदि हमें पाई बंधों की संख्या दी हुई है 0, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। इस तरह से। यदि हमें पाई बंधों की संख्या दी है 1, तो संकरण होगा sp2। यदि पाई बॉन्डों की संख्या 2, तो संकरण होगा sp। इस तरह से। अभी हमें कुछ एग्जाम्पल लेके इनको समझेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पाई बॉन्डों की संख्या निकालते कैसे। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है। मैंने वहाँ पे बताया था आपको कि जैसे कि यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया हुआ है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इस तरह से। तो मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे हमें पता लगाना है कि कितने पाई बॉन्ड है, कितने सिग्मा बॉन्ड है। तो उसके लिए मैंने बताया था, जब भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो डबल बॉन्ड में एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। ये कुछ बातें मैंने बताई थी, तो उसी को यूज करते हुए हम यहाँ पे बॉन्डों के बारे में पता लगाएंगे। और बॉन्डों के बारे में पता लगाने के बाद हमें पता चलेगा कि पाई बॉन्ड कितने हैं और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। पाई बॉन्ड से हम क्लियरिफाई करेंगे कि sp है, sp3 है, sp2 कौन सा संकरण है इसमें। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इस तरह से। CH3 CH2 CH3 ये दिया हुआ है। हमें पूछ रहा है कि इस कार्बन का संकरण क्या है, इस कार्बन का संकरण निकालना है हमें। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे पाई बॉन्डों की संख्या कितनी है। पाई बॉन्ड दिख रहे हैं इसमें कहीं नहीं। पाई बॉन्ड कब आता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। इसमें तो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो इसमें यानी 0 पाई बॉन्ड है। 0 पाई बॉन्ड के लिए क्या होता है संकरण, sp3। तो इस कार्बन का संकरण हो गया sp3। इस तरह से। नेक्स्ट कार्बन को देखेंगे, इसके लिए हम देखेंगे इसमें पाई बॉन्डों की संख्या, इसके पास भी कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो इसका संकरण भी sp3 और नेक्स्ट इसका भी sp3। इस तरह से हम इसका संकरण निकाल लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। इस तरह से ले लिया। अच्छा, एक चीज़ आपको याद रखनी है, मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन को नहीं दिखाया है, क्योंकि ये हमें पता होना चाहिए कि जहाँ पर भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन को नहीं दिखाया गया है और उसकी बैलेंसी पूरी नहीं हो रही है। आपको पता होगा कि कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, 4। ये 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, इसकी बैलेंसी 4 होती है। अब यहाँ पे किसी भी कार्बन की बैलेंसी पूरी नहीं हो रही है। तो ये चीज़ पहले से फिक्स होती है कि जब भी कार्बन की बैलेंसी पूरी नहीं होती है, तो उसको पूरा करने के लिए कौन आता है, हाइड्रोजन। ऐसा माना जाता है कि हाइड्रोजन और कार्बन दोनों भाई भाई। तो यहाँ पे हाइड्रोजन इसको पूरा करेगा इस तरह से, तो इसके 4 बैलेंसी हो जाएगी। यहाँ पे एक कम है तो एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आके इसकी बैलेंसी पूरा कर देंगे इस तरह से। वो अलग बात है कि मेंशन नहीं करते, हम सीधा सीधा इस तरह से लिख देते हैं कार्बन कार्बन। हमें पता है कि हाइड्रोजन हमेशा हाइड रहता है इसमें, कहीं कहीं पे तो कार्बन को भी छुपा देगा, बस इस तरह से कर देगा। यहाँ पे इन कॉर्नर पे क्या है, कार्बन। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया हुआ है। तो आपको ये पता चल गया है इतना। इसके बाद क्या है, हमें इस कार्बन का संकरण देखना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखना है कितना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, वही अपना नियम, पाई बॉन्डों की संख्या देखेंगे। इसके पास कितने पाई बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे हमको एक पाई बॉन्ड मिल गया, एक पाई बॉन्ड मिल गया, तो क्या होगा संकरण, sp2। तो इसका संकरण हो गया sp2।
क्लियर। नेक्स्ट कार्बन, इस कार्बन के पास जाता है, इस कार्बन का संकरण देखते हैं, इस कार्बन का संकरण क्या है। इसके पास पाई बॉन्ड कितने हैं, इसके पास भी एक ही पाई बॉन्ड है। अब ये मत कहना कि पाई बॉन्ड तो एक ही था, वो इधर भी काउंट हो गया इधर भी हो गया, कि ऐसा करें कभी आधा पाई बॉन्ड इसको दे दे आधा इसको दे दे, ऐसा नहीं होगा। जब पाई बॉन्ड उससे जुड़ा हुआ है तो वो दोनों के साथ काउंट होता है, इसके साथ भी काउंट होगा पाई बॉन्ड, इसके साथ भी, क्योंकि दोनों से ही पाई बॉन्ड जुड़ा हुआ है ना। तो इसके पास कौन सा संकरण हो जाएगा, इसके पास भी sp2, क्योंकि इसके पास भी एक पाई बॉन्ड है। नेक्स्ट इस कार्बन के लिए देखेंगे, इस कार्बन के पास आपको कहीं भी दिखाई दे रहा है पाई बॉन्ड, नहीं है, तो नहीं है, तो इसके पास पाई बॉन्ड नहीं है, तो इसमें संकरण कौन सा होगा इस कार्बन में, sp3, 0 पाई बॉन्ड है तो संकरण sp3। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इस तरह से ये दिया हुआ है, इसको इस तरह कर लेते हैं, ये इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे इस कार्बन को देखेंगे हम, इस कार्बन के पास कितने पाई बॉन्ड है। मैंने आपको बताया जब भी ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, 2 पाई बॉन्ड होते हैं। जब 2 पाई बॉन्ड है इसके पास तो संकरण कौन सा हो जाएगा, sp, तो इसका संकरण हो गया sp। नेक्स्ट इसके पास देखेंगे, इसके पास ये सिंगल बॉन्ड, अच्छा इसका एक 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं इसने, एक बैलेंस इसकी फ्री है, तो ये चीज़ फिक्स है कि एक इसके पास हाइड्रोजन होगा। नेक्स्ट इसको देखेंगे, इसके पास 3 बॉन्ड इधर से बन रहे हैं, एक बॉन्ड इधर से बन रहा है, यानी कि हाइड्रोजन तो इसके पास आने वाला है नहीं, इसकी बैलेंस ही पूरी है। इसका संकरण देखना है, इसके पास पाई बॉन्ड कितने, 2 पाई बॉन्ड है, तो संकरण कौन सा होगा, sp। नेक्स्ट इसके लिए देखेंगे, इसके पास कितना, एक पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कम है, एक हाइड्रोजन पूरा करने के लिए इधर आ जाएगा, तो इसके पास संकरण कौन सा हो जाएगा, sp2, क्योंकि इसके पास एक ही पाई बॉन्ड है। इसके पास कितना, एक पाई बॉन्ड है, बैलेंस ही पूरी नहीं है, तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, बैलेंस ही पूरी हो जाएगी, संकरण हो जाएगा sp2। इसका भी sp2, इसका sp। इस तरह से हम इनको निकाल लेंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, संकरण के बारे में नॉलेज हो गई होगी कि हमें sp, sp2, sp3 कार्बन में संकरण किस तरह से फाइंड आउट करना है। तो इसको रफ कर देते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि पाई बॉन्डों की संख्या किस तरह से काउंट की जाती है। यही सेम चीज़ हम बेंजीन के लिए देखते हैं। बेंजीन का फॉर्मूला पता है आपको, 10th क्लास में पढ़ा होगा। इस तरह से ये स्ट्रक्चर होती है इसकी, C6H6। इसके पास इस तरह से डबल बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे ना तो मैंने कार्बन को शो किया है ना ही हाइड्रोजन को। हमको पता है कि इन कॉर्नर पे क्या है, सभी पे कार्बन, 6 कार्बन है यहाँ पे इस तरह से। तो इन कार्बन का संकरण निकालना है हमको। इस कार्बन को देखेंगे, इसके पास कितने डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड। एक डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, तो एक सिग्मा बॉन्ड मिल गया इसको। इधर से भी सिंगल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड लगे हुए हैं इससे। इसकी एक बैलेंस अभी भी खाली है, एक हाइड्रोजन आ जाएगा इस तरह से। इसकी भी एक बैलेंस खाली है, सबके पास इसी तरह से एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा इस बैलेंस को पूरा करने के लिए। तो इसके पास 6 कार्बन हो गए, 6 हाइड्रोजन। अब देखिए इस कार्बन का संकरण चाहिए हमको, तो इसके पास एक पाई बॉन्ड हो गया, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड इधर, एक सिग्मा बॉन्ड इधर। हमें देखना पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड एक है, एक पाई बॉन्ड के लिए क्या आता है संकरण, sp2। तो सबके पास एक एक पाई बॉन्ड है, तो सबके पास sp2, इन सब का संकरण क्या होगा, sp2 इस तरह से। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। इसी तरह ये दिया हुआ हो हमें कंपाउंड इस तरह से, इस तरह से। तो इसका देखेंगे हम, इसके पास क्या है, एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो संकरण क्या हो जाएगा, sp3। इसके पास एक पाई बॉन्ड है, sp2, इसके पास भी है sp2, इसके पास भी है sp2, इसके पास भी है sp2, इसके पास नहीं है sp3। इस तरह से हम संकरण निकाल लेंगे। तो आप एक होमवर्क में नोट कर सकते हो। ये आपको इसमें जितने भी कार्बन है सबका संकरण हाइब्रिडाइजेशन निकाल के लाना है, कितना आ रहा है प्रत्येक कार्बन का। तो हाइब्रिडाइजेशन को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट आगे पढ़ते रहेंगे इसके बारे में। GOC वगैरह में खूब भर भर के पढ़ेंगे। अभी के लिए तो इतना ही ठीक है। अब पढ़ते हैं जनरल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। जनरल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के सामान्य सूत्र। हाइड्रोकार्बन के कुछ सामान्य सूत्र होते हैं, जैसे कि जिनमें से एक तो हो गया एल्केन। एक हो गया एल्केन,
जिसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। एक होता है एल्कीन, जिसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n, बस। एक होता है एल्काइन, इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। इस तरह से कुछ जनरल फार्मूले हैं जिनको तीन को मैंने यहाँ पे दिखा दिया है आपको, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो ये जनरल फार्मूला आप याद रखना है इनको, क्योंकि आगे बहुत काम आएंगे। हाइड्रोकार्बन होते क्या है? हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं, वो हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल लिख सकते हैं इनका, जैसे कि इसको n=1 के लिए देखते हैं। n=1 दिया हुआ है, तो इसका जनरल फार्मूला बनाएंगे Cn, यानी कि C1 आ जाएगा, H2n+2, तो ये हो गया CH4। ये किसका जनरल फार्मूला? एल्केन का। इसका जनरल फार्मूला ये होगा, ये सब एल्केन के अंदर आता है, क्या बोलते हैं इसको? मेथेन। ये आपने 10th में पढ़ा होगा इसके बारे में, मेथेन के बारे में। इसी तरह से n=2 दिया हुआ हो, 2 दिया हुआ, इसका क्या हो जाएगा? C2H2n, यानी कि 2 × 2 + 2, तो ये हो गया C2H6। इस तरह से हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स नोट्स कर सकते हैं। इसको इंक पिलाना पड़ेगा थोड़ा। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं CnH2n+2 के लिए। मान लो यहाँ पे n=2 दिया हुआ है, n=2 के लिए देखेंगे C2H2 × 2, तो कितना हो गया? C2H4। ये किसका एग्जाम्पल है? एल्केन। इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे n=3 पे ले लेते हैं, कहीं भी ले लो, n=2, 3, 4 जो भी लेना है तुम्हें। n=3 पे देखेंगे इसको, तो C3H2 × 3 -2 कितना हो गया? C3H6 - 2, 4 C3H4। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह से आपको ये याद हो जाएंगे। तो अब हम सीखते हैं जनरल फार्मूला बनाते कैसे हैं। जनरल फार्मूला बनाने का मेथड क्या है, इसको कौन सी विधि है जिससे हम जनरल फार्मूला बना सकते हैं। तो जनरल फार्मूला बनाने के लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि कोई भी कंपाउंड होगा, हाइड्रोकार्बन का एनी कंपाउंड कोई भी हो, उसमें CnH2n होना कंपल्सरी है। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड हमेशा उनमें CnH2n होता ही होता है, ये चीज़ अच्छे से याद रख लो। अच्छा, ये चीज़ आपको पता चलेगी CnH2n होता है। इसके बाद क्या करना है, हमें हाइड्रोजन को देखना है, हाइड्रोजन को हमें बैलेंस करना है। हाइड्रोजन ज़्यादा कम जो भी है उसको हमें बैलेंस करना है, उसको मेंटेन करना है। तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया C4H10। इसके लिए इसका जनरल फार्मूला निकालेंगे। तो C4, n= कितना है? 4। यहाँ पर 2n का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि n निकाल लिया, 2n निकाल लिया। हमें पता है कि ये तो हमेशा होगा ही होगा, उसमें कोई भी नाम होगा, कोई भी जनरल नाम होगा, इसका होना कंपलसरी है। तो ये हमेशा होता है किसी भी हाइड्रोकार्बन के जनरल फार्मूले में। तो यहाँ पर 2n का मान निकालेंगे, तो 2 × 4 8 आ गया, ठीक है। जबकि हमारे पास यहाँ कितना है? 10। तो इससे हमें पता चल गया कि यहाँ पे हमको लिखना है CnH2n, यानी कि n का मान 4 है, तो C4H8 हो गया, H8 क्योंकि तभी तो 10 होगा ना, ये हमको 10 करना है। तो इस तरह से ये इसका जनरल फार्मूला बन गया CnH2n+2। एक ले लेते हैं C6H6, n= कितना? 6, n=6, तो इसका जनरल फार्मूला बनाएंगे। अच्छा, ये तो हमेशा होगा, इसमें CnH2n ये तो होगा ही होगा हमेशा, तो इसी के बेस पे बनाते हैं। n=6 हो गया, तो CnH2 × 6 कितना हो जाएगा? 12। जबकि हमारे पास कितना? 6, तो -6 करना पड़ेगा। तो जनरल फार्मूला क्या बना? CnH2n-6। इस तरह से जनरल फार्मूले हम बना सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, असंतृप्तता की कोटि। असंतृप्तता
असंतृप्तता की कोटि। अच्छा, इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन होता क्या, असंतृप्तता। अनसैचुरेटेड आपने सुना होगा कुछ फैट के बारे में कि ये अनसैचुरेटेड फैट है, सैचुरेटेड फैट है, तो वो यहीं से आता है संतृप्त असंतृप्त। यानी कि असंतृप्त क्या होता है, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, और संतृप्त होता है जिसमें ओनली सिंगल बॉन्ड होता है। तो इसके बारे में हमको थोड़ा जानकारी लेनी है, ये भी काफ़ी यूज आता है। इसको पढ़ते क्यों, अच्छा इसको DU और बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इस तरह से इसको DU बोलेंगे। तो DU को हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों निकालते हैं, इसका बेसिकली यूज क्या है, इससे हम पता लगा लेते हैं कोई भी कंपाउंड दिया हुआ हो हमें, उस कंपाउंड में हम पता लगा लेंगे कि इसमें कितनी रिंग बनने वाली है, कितने डबल बॉन्ड आने वाले हैं, कितने ट्रिपल बॉन्ड आ सकते हैं। यानी कि एक तरह से उस कंपाउंड से जितने भी वेरिएंट बन सकते हैं उन सब का हम इससे पता लगा सकते हैं। एक तो मेथड है हमारे पास कि हम उनको बना के देखें, जैसे हमें ये दिया हुआ है C2H6। अब हम देखें बना के यार ऐसे ऐसे करते हैं, एक बार सबको सिंगल बॉन्ड रखते हैं, एक बार ऐसा करते हैं कि डबल कर लेते हैं, एक बार साइकिल बना लेते हैं। इस तरह से कोई बड़ा कंपाउंड दिया हो C4H10 टाइप, इस तरह से, तो हम क्या करेंगे, पहले कार्बन कार्बन ऐसे करके देखेंगे, फिर इधर इधर, फिर इस तरह से। तो हम फिक्स आइडिया नहीं लगा पाएंगे कि कितने साइकिल बनने वाले हैं, कितने डबल बॉन्ड आ सकते हैं, कितने ट्रिपल बॉन्ड आ सकते हैं। पर इससे हमें एग्जैक्ट पता चल जाता है कि DU निकालने के बाद, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, कि इसमें हम इतने पाई बॉन्ड यूज कर सकते हैं, इतने डबल बॉन्ड यूज कर सकते हैं, इतनी रिंग बन सकती है, सब क्लियर हो जाता है इससे। तो इसको कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसका। जैसे ये दिया हुआ है हमें C, कार्बन कार्बन कार्बन, ये 4 कार्बन की चेन है। तो इसमें हम 2 कंडीशन बनाते हैं, एक करते हैं 1 और 2 पोजीशन से 2 हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, एक करते हैं 1 और 4th पोजीशन से 2 हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, इस तरह से। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि हाइड्रोजन है ही नहीं, निकाल कहाँ से रहे हैं। तो मैंने आपको बताया हुआ है, जब भी कार्बन के पास कुछ भी एलिमेंट्स दिखाई नहीं दे हमें और उसकी बैलेंसी पूरी नहीं हो रही हो, यानी कि 4 बैलेंसी नहीं हो रही हो, तो उसके पास हमेशा उसके साथ हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पे इसकी बस एक बैलेंसी पूरी हो रही है, 3 खाली है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे इस तरह से। इसके पास 2 बैलेंसी हैं तो 2 हाइड्रोजन होंगे, इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 3 हाइड्रोजन, इस तरह से। तो ये चीज़ क्लियर रखना अपने माइंड में कि जहाँ पे भी कार्बन के साथ कुछ भी दिया हुआ नहीं है और उसकी बैलेंसी पूरी नहीं है तो हाइड्रोजन उसके साथ है। तो अब क्या करते हैं, 1 और 2nd पोजीशन से 2 हाइड्रोजन निकालते हैं हम। तो ये पोजीशन इसको हम 1 दे देते हैं, 1 2 3 4, ये कार्बन के नाम दे दिया हमने। तो 1 से एक हाइड्रोजन निकालते हैं, 2 से एक हाइड्रोजन निकालते हैं, ठीक है। 1 और 2nd पोजीशन से 2 हाइड्रोजन निकाल लिया हमने। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसके पास भी एक बॉन्ड फ्री हो गया, इसके पास भी एक बॉन्ड फ्री हो गया। तो इन्होंने क्या सोचा, क्यों ना हम दोनों मिलकर एक डबल बॉन्ड ही बना लें, इस तरह से। तो एक नई संरचना आ जाती है यहाँ पे, इसको अभी हम यहीं पे लिख देते हैं। तो इसको यहाँ बनाते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, इस तरह से 4 कार्बन है। मैंने हाइड्रोजन को दिखाया नहीं है, आप क्लियर रखना कि हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो इसका एक हाइड्रोजन गया, इसका गया, दोनों के पास फ्री हो गए, तो दोनों मिलके एक डबल बॉन्ड बना लिया। तो जब एक डबल बॉन्ड आने से हमको पता चल गया कि इसका DU हो गया 1, एक डबल बॉन्ड बराबर 1 DU। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है इसकी, 1। यहाँ पे देखते हैं 1 और 4th से 2 हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाला, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाला, 2 हाइड्रोजन निकाल लिया हमने। तो 2 हाइड्रोजन निकालने के बाद संरचना कुछ इस तरह से बनेगी, ये एक हाइड्रोजन इसका गया, एक हाइड्रोजन इसका, तो दोनों ने मिलके क्या बना लिया, यहाँ पे बॉन्डिंग कर ली इस तरह से। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह से। इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 4, इसको हम बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन। ये IUPAC नेम है, इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में हम। इस चीज़ की टेंशन ना लो कि ये इस तरह से कैसे लिख रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, यार यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन हो गए 4 कॉर्नर पे, तो यहाँ पे भी तो कार्बन होंगे, एक कॉर्नर है। तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए बताया कि पहला कार्बन चौथे कार्बन से जाके बॉन्डिंग कर रहा है, यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है। ये इस तरह से है कि मैंने इनको क्या यहाँ पे घुमा के लिख दिया, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4, यहाँ पे एक चेन में था, तो मैंने इनको इस तरह से दबा के यूँ जोड़ दिया है। तो इसको मैंने इस तरह से दिखा दिया है। तो ये चीज़ क्लियर रखना कि यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है इस कॉर्नर पे, जैसे यहाँ पे कार्बन रखे हुए हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। इसमें कोई और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, इस तरह से C, इधर हम निकाल लेते हैं यहाँ से 1st और 2nd से। इसमें भी 2 कंडीशन बना लो, 1st और 2nd से 2 हाइड्रोजन निकाल लो, एक 3rd और 4th से 2 हाइड्रोजन निकाल लो,
ये देखो यहाँ पे कार्बन मेंशन नहीं किया मैंने, कार्बन है, आपको पता होना चाहिए। जब फर्स्ट और सेकंड से दो हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या होगा, एक बॉन्ड इसका फ्री हो जाएगा, एक इसका, तो ये दो बॉन्डिंग कर लेंगे तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड पहले से है, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा इस तरह से। और यहाँ पे थर्ड और फोर्थ से निकाल रहे हैं तो ये डबल बॉन्ड पहले से ही है और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड और बन जाएगा थर्ड और फोर्थ के मध्य। हाइड्रोजन को मैंने दिखाया नहीं है, वो चीज़ क्लियर है आपको। तो अब यहाँ पे दो संरचना मिली हमें इस तरह से, तो इसका डी कितना होगा, इसका डी होगा 2, क्योंकि एक डी पहले से था, इसका डबल बॉन्ड था इसके पास। अब यहाँ 2 पाई बॉन्ड आ गए इसके पास, एक पाई बॉन्ड बराबर होता है, ये चीज़ आप लिख लो, एक पाई बॉन्ड बराबर 1 डी और एक रिंग बराबर 1 पाई बॉन्ड बराबर 1 डी और 1 रिंग बराबर 1 डी। इस तरह से एक पाई बॉन्ड है 1 डी होगा, वहाँ पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन उसकी 1 होगी, और जहाँ कहीं भी एक रिंग दिख रही है इस तरह से, ये रिंग हो गई ये वाला, इस तरह से यहाँ जहाँ भी एक रिंग है वहाँ पे भी डी 1 होगा। तो यहाँ पे एक डी पहले से था तो डी का मान 2 हो गया, इधर भी डी कितना हो गया 2, यहाँ पर डी 1, एक ही रिंग है वहाँ पे। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं छोटा सा, जैसे कि ये साइक्लोब्यूटेन दिया हुआ है हमें, ये इसमें भी 2 कंडीशन बना देते हैं हम। 1 और 2 से 2 हाइड्रोजन निकाल लिया हमने, और एक 1 और 3 से, इसको नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4, 1 3 से 2 हाइड्रोजन। तो 1 और 2 से हाइड्रोजन निकालेंगे तो यह क्या, इसका एक बॉन्ड फ्री होगा, इसका एक बॉन्ड फ्री होगा, एक एक हाइड्रोजन रिलीज कर देंगे ना एक बॉन्ड फ्री करने के लिए, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो इस पे 2 वैलेंसी पूरी है इस कार्बन की, यहाँ पे कार्बन है ना सब जगह, 3-4 कार्बन है यहाँ पे, तो इसके पास 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाएगा, तो इसने एक हाइड्रोजन फ्री कर दिया, एक इसने फ्री कर दिया अपना, उस तरह से। तो दोनों हाइड्रोजन निकलने के बाद 2 बॉन्ड फ्री हो गए तो एक डबल बॉन्ड बना लिया। इधर 1,3 से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, 1,3 से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो इसका एक बॉन्ड फ्री होगा, इसका एक बॉन्ड फ्री होगा, दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर डी देखेंगे इसका, इसके पास एक रिंग है पहले से, तो एक डी तो हो गया उसका, और एक इसके पास डबल बॉन्ड है यानी कि पाई बॉन्ड है, तो इसके डी कितना आ गया 2, एक रिंग के लिए आया और एक बॉन्ड के लिए। यहाँ पर दोनों के दोनों रिंग है तो इसका डी कितना हो जाएगा 2। इस तरह से हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल सकते हैं। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ एग्जाम्पल्स और नोट कर लो, देखो इधर कुछ एग्जाम्पल और हैं उनको भी नोट कर लीजिए। जैसे कि ये दिया हुआ है हमें इस तरह से 1-2 पोजीशन से 2 हाइड्रोजन निकाल दिए तो क्या बनेगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो डी कितना हो जाएगा इसका 2, एक डबल बॉन्ड है, एक रिंग है इसके पास, बेंजीन ले लेते हैं, इस तरह से डी कितना हो जाएगा, एक रिंग हो गई इसके पास, 3 डबल बॉन्ड हो गए तो डी 4 आ जाएगा। ये ले लेते हैं एक कंपाउंड इस तरह से, इसके पास डी कितने हो जाएंगे 7, 2 रिंग है इसके पास और 5 डबल बॉन्ड है, तो इन सब को हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब हमने वो जनरल सूत्र पढ़े थे हाइड्रोकार्बन के, जनरल फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, उनका हमें डी निकालना है। तो देखो किस तरह से आएगा, पहला क्या था CnH2n + 2, ये वाला पढ़ा था हमने एल्केन के लिए, तो इसका हमें अब डी निकालना है। CnH2n एल्केन के लिए हमें पता है कि उसमें कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है, ना ही कोई रिंग होती है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम DU 0। नेक्स्ट था CnH2n एल्कीन, एल्कीन में क्या होता है एक डबल बॉन्ड होता है, एल्कीन में एक डबल बॉन्ड होगा तो DU कितना आएगा 1। इधर CnH2n - 2 एल्काइन, एल्काइन में 2 डबल बॉन्ड होते हैं तो DU कितना आ जाएगा 2। इधर नीचे आने पे बॉन्डों की संख्या बढ़ती जाएगी और हमारा DU का मान भी बढ़ता जाएगा इस तरह से, DU कितना आ जाएगा 3। CnH2n - 6 DU का मान कितना हो जाएगा 4। ये सब इस तरह से बढ़ता हुआ जाएगा, DU हो जाएगा 5। ये भी नोट कर लो, ये आपको पता होना चाहिए, जनरल फार्मूला थे उन सब के DU निकालने का तरीका है। अच्छा ये तो हो गए कुछ एग्जांपल्स। अब ये तो हाइड्रोजन और कार्बन के लिए था बस, अब हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो उनका DU निकालना है हमें। उसके लिए एक फार्मूला नोट करते हैं, उससे क्या सबके ये तो निकलेंगे, उसके साथ साथ वो भी निकलेंगे जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई भी एटम होगा।
तो फॉर्मूला इस तरह से है कुछ, du बराबर n+1 माइनस हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या प्लस हैलोजन परमाणुओं की संख्या माइनस नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या अपॉन 2, इस तरह से इसको याद रखना। ये क्या है, हैलोजन। हैलोजन परमाणुओं के बारे में पता है आपको कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, हैलोजन परिवार के तत्व हैं। तो इसमें हैलोजन आएगा, ये नाइट्रोजन है अपना, ये हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अपॉन 2, एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन, ये कार्बन की संख्या कि कितने कार्बन है उसमें। तो ये फॉर्मूला आपको आ गया तो समझो कि आप सबका डी निकाल सकते हो। अब कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे ये ले लिया हमने C6H6, यही ले लेते हैं, इसका डी निकालना है हमें। तो इसमें हम देखेंगे कि कार्बन की संख्या कितनी है, n+1, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, डी निकालना है तो यानी कि n+1, 6+1 हो गया, माइनस हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, हाइड्रोजन कितने 6, प्लस हैलोजन, नाइट्रोजन कुछ भी नहीं है तो नहीं रखेंगे, 6/2, तो 6 और 1 7, माइनस 6/2 3, तो इसका 4, इस तरह से C6H6 का डी कितना आता है 4। हमने वहाँ पे भी निकाला था। C6H6 क्या होता है, बेंजीन, इस तरह से बना होता है। तो हमने इसका डी निकाला था तो क्या आया था, 4 ही आया था ना, क्योंकि यहाँ पे एक रिंग है और 3 इसके पास डबल। तो इसमें एक एग्जाम्पल और नोट कर लो, C20H10O2 N2Cl4, इस तरह से काफ़ी बड़ा, इसमें सारे एलिमेंट्स ले लिए मैंने जिससे एक बार में क्लियर हो जाए। तो इसका डी निकालना है हमें। अब ये तो काफ़ी बड़ा है, इसका स्ट्रक्चर भी बनाएंगे तो कहाँ N2 को रखें, कहाँ O2 को रखें, तो ये सब एडजस्टमेंट खराब हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर डी निकालना है अब हमको। तो डी का फॉर्मूला क्या है, n+1, n क्या है, कार्बन की संख्या, तो 20+1 माइनस हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 10 प्लस हैलोजन परमाणु की संख्या 4, ये हैलोजन परमाणु के तत्व है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब, तो माइनस उधर नाइट्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है यहाँ पे 2, ऑक्सीजन का उस पर कोई जिक्र नहीं है तो ऑक्सीजन को हम नहीं छुएंगे, उसको छोड़ देंगे, अपॉन 2, यहाँ पे जितने एलिमेंट है बस उनको ही हम पुट करेंगे। तो ये कितना हो गया 21 माइनस 10 + 4 14 माइनस 2 12, 12/2 6, तो 21 माइनस 6 इज इक्वल टू 15। तो 15 du, यानी कि इसका du कितना गया 15। इस तरह से हम जितने भी कंपाउंड हमें देगा उस सब का du निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, n+1 माइनस हाइड्रोजन परमाणु की संख्या प्लस हैलोजन परमाणु की संख्या माइनस नाइट्रोजन परमाणु की संख्या अपॉन 2। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, होमोलोगस सीरीज, सजाती श्रेणी। तो इसमें क्या होता है, इनके सामान्य सूत्र CnH2n + 2 CnH2n CnH2n - 2, क्रियात्मक समूह एवं रासायनिक गुण समान होते हैं, परंतु भौतिक गुण, इनके भौतिक गुण में क्या है, जैसे गलनांक, क्वथनांक इत्यादि ये क्या भिन्न भिन्न होते हैं। और एक पॉइंट ये है, 2 क्रमागत सजातीय श्रेणी में CH2 अणुभार 14, यानी CH2 का अंतर होता है, इसका अणुभार 14 होता है। कार्बन का अणुभार कितना होता है 12 और 2 इसका, तो कितना हो गया 14 का अंतर होता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लो, उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे कि CH4, तो इसका नेक्स्ट कौन सा आएगा, कितना CH2 का अंतर होता है, तो इसमें CH2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा C2H6, इसका नेक्स्ट C3H8 C4H10, इस तरह से ये डॉट 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 बढ़ता जाएगा आगे। तो ये क्या है, होमोलोगस सीरीज है ये। इसका सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n + 2, क्योंकि इसी से हमने पढ़ा था ना ये CnH2n + 2 एल्केन में। यहाँ पे कार्बन कितना 1, 2 × 1 + 2, n का मान 1 हो गया, तो CnH2n + 2 इस फॉर्मेट में बन गया है CnH2n + 2। तो ये CnH2n + 2 ये क्या है, हमेशा एक समान रहेगा, सब में यही निकल के आएगा CnH2n + 2। तो ये क्या हो गया, होमोलोगस सीरीज हो गई इसकी। नेक्स्ट एग्जांपल ले लो, जैसे C2H4, तो इसका नेक्स्ट क्या आएगा C3H6 C4H8 C5H10, इस तरह से। यहाँ पे एक कार्बन बढ़ा, जैसे C2H4 है तो इसके बाद एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, CH2 ऐड हो गया। इधर देखो C4, यहाँ से एक कार्बन ऐड हुआ 2 हाइड्रोजन ऐड हुए, एक कार्बन ऐड हुआ 2 हाइड्रोजन ऐड हुए, इस तरह से ये सीरीज चलती जाएगी, डॉट डॉट डॉट। ये भी होमोलोगस सीरीज हो गई। इस तरह से ये ले लो C2H2, तो नेक्स्ट क्या आएगा C3H4, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए, नेक्स्ट क्या आएगा
C4H6 C5H8, इस तरह से ये सीरीज चलती जाएगी। नेक्स्ट ले लो C2H2O, इसके बाद क्या आएगा C3H4O, C4H6O। अब ये मत सोचना कि ये ऑक्सीजन को डबल क्यों नहीं कर रहे हैं, हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे, ओनली CH2 का अंतर होता है, CH2 ऐड होता जाएगा इसमें, बाकी जितने भी एलिमेंट है वो सेम रहेंगे, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, कौन सा यौगिक का सजातीय है, बताना है कि इसका सजातीय कौन सा है। तो हमारे पास कुछ इस तरह से दिए हुए हैं, तो इनमें से बताना है इसका सजातीय कौन से है, निम्न में से एक या दो जो भी हो। तो ये देखते हैं, ये वाला सजातीय के लिए क्या होना जरूरी है, CH2 का अंतर होना जरूरी है क्रमागत, दो क्रमागत के लिए। तो हम इसका देखेंगे तो इसमें क्या है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए इसमें, ठीक है, 5 कार्बन। C5 H कितने इसमें, यहाँ पे 3 H है क्योंकि एक बैलेंस इसकी पहले से है, कार्बन है ना, यहाँ पे एक बनी हुई है, 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो 3 3 6 और 4 10, C5H10, ठीक है। तो इसमें क्या है C5H10, तो इसमें तो कोई अंतर नहीं है CH2 वगैरह का, तो ये तो इसका सजातीय है नहीं। ये वाला देखते हैं, इसमें 1 2 3 4 कार्बन, C4H, 3 और 3 6 और 2 8, C4H8O। तो इसको देखते हैं, ये कार्बन कितने 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे 10 हाइड्रोजन, तो कितने का अंतर है, 2 हाइड्रोजन का 1 कार्बन का, तो यहाँ पे अंतर कितने का है CH2 का, तो CH2 का अंतर है, ग्रुप सेम लगा हुआ है ऑक्सीजन उस पर, तो क्या हुआ, ये होमोलॉगस सीरीज हुआ, तो ये वाला राइट। इसको देखते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता कभी भी, क्योंकि इसमें तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 7 कार्बन हो गए, 7 कार्बन के बाद इसमें डबल बॉन्ड आ रहे हैं, इतने सारे डबल बॉन्ड हो गए, तो इसमें तो हाइड्रोजन भी काफ़ी हो जाएंगे, इसमें 2 हाइड्रोजन इधर हैं, 2 2 2, तो कितने हाइड्रोजन हो गए 10 3 13, तो 13 हाइड्रोजन है इसके पास, कार्बन कितने 7, H13, तो इसके लिए कितने होना चाहिए था 7, और ये कितना है 5, तो CH2 का अंतर होना चाहिए था, तो यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है 3 कार्बन का आ रहा है, 2 हाइड्रोजन का आ रहा है, तो ये होमोलॉगस नहीं है। इसको देखते हैं, यहाँ पे कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6 कार्बन, C6H देखते हैं कितने 3 और 3 6, 2 इधर 2 इधर 10, 2 इधर 2 इधर 4 और 6 10, ओ C6H10, यहाँ पे C5H10, सॉरी यहाँ पे 2 3 और 3 6 और 2 8 10 2 12, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, इस तरह से। तो यहाँ पे भी CH2 का अंतर हो गया, तो ये भी राइट। इसमें यानी कि ये और ये दोनों क्या है, इसके सजातीय पद है, ये दोनों सजातीय श्रेणी के तत्व हैं, इनको हम लिख लेंगे इस तरह से। तो ये इसका हो गया। अब नेक्स्ट डालो, कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन और हैं, उनको और देख लेते हैं एक बार, उसके बाद ये लेक्चर समाप्त करेंगे हम। एक पॉइंट डालो, समचक्रीय। समचक्रीय के बारे में देख लो थोड़ा। समचक्रीय क्या होते हैं, यानी कि जो इनका निर्माण होता है, इनमें वलय का निर्माण होता है जो केवल कार्बन परमाणु द्वारा होता है, यानी कि वलय का निर्माण केवल कार्बन परमाणु द्वारा। इस तरह से, जैसे कि ये हो गया, इसमें ओनली कार्बन परमाणु वलय का निर्माण कर रहे हैं,
जो हाइड्रोजन है इसमें वो छुपे हुए हैं, वो तो बाहर हैं सब। जो इस वलय का निर्माण हो रहा है वो कार्बन परमाणु द्वारा होता है। यहाँ पे क्लोरीन रख ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो वलय का निर्माण है वो कार्बन परमाणु द्वारा हो रहा है। इस तरह से ये हो गया समचक्रीय। नेक्स्ट डालो विषम चक्रीय। विषम चक्रीय में क्या होता है, इसमें वलय का निर्माण है जो कार्बन के साथ साथ ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, इन सब का इस्तेमाल होता है इसमें। एग्जाम्पल से देखिए समझ में आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे सल्फर लगा हुआ है, इधर ये इस तरह से साइकिल बनी हुई है, चक्रीय संरचना बनी हुई है। इधर ये ऑक्सीजन लगा हुआ है, नाइट्रोजन लगा हुआ है। इस तरह से इसमें कार्बन के अलावा सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि इस तरह के एलिमेंट्स और आ जाते हैं जो कि विषम चक्रीय का निर्माण करते हैं। तो ये विषम चक्रीय में हो गए सभी। तो नेक्स्ट एक और हेडिंग डालो जो कि लास्ट हेडिंग होगी इस लेक्चर की। इसके बाद हम IUPAC नेम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। तो एक डालो एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक क्या, अभी के लिए हम बस इसमें इतना ही पढ़ते हैं कि एरोमेटिक यौगिक वो यौगिक होते हैं जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग हो, जिसमें एक बेंजीन वलय हो, वो क्या होता है एरोमेटिक यौगिक। कम से कम एक बेंजीन रिंग, कम से कम एक बेंजीन रिंग हो, वो क्या होता है एरोमेटिक। इस तरह से ये बेंजीन रिंग हो गई, तो ये क्या एरोमेटिक यौगिक है। इस तरह से ये ले लेते हैं, इसको बोलते हैं नेफ्थलीन। ये भी एरोमेटिक है, ये ले लेते हैं। तो ये सभी क्या है एरोमेटिक यौगिक है। इनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग मिलनी चाहिए तो एरोमेटिक होते हैं। बाकी इन डेप्थ एरोमेटिक को हम GOC 1 में कवर करेंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये एरोमेटिक के बारे में होगा। इन तीनों चीज़ों से मिलके एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, उसको ट्राई करना। निम्न में से समचक्रीय असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। इस तरह से कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो इनमें से बताना है, निम्न में से समचक्रीय असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। तो इसमें टर्म्स पर ध्यान देना है हमको। एक तो समचक्रीय असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक तो वो हाइड्रोजन और कार्बन होना चाहिए उसमें बस, और समचक्रीय होना चाहिए, असंतृप्त होना चाहिए। असंतृप्त से क्या समझ में आ रहा है, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। समचक्रीय जिसमें वलय के निर्माण में केवल कार्बन परमाणु इस्तेमाल हुए हों। तो इसको देखते हैं। पहली बात तो ये समचक्रीय नहीं है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन आ रहा है, तो ये क्या हो गया विषम चक्रीय। तो ये तो कैंसिल हो गया, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। इधर देखेंगे इसको, ये समचक्रीय है, हाँ है, क्योंकि इसमें केवल कार्बन परमाणुओं का वलय के निर्माण के लिए केवल कार्बन परमाणु यूज हुए। एंड असंतृप्त क्या है, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड है उसमें, तो असंतृप्त भी हो गया। हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो तो इसमें हाइड्रोजन और कार्बन है, तो ये क्या हो गया सही, ये वाला। इसको देखते हैं। पहली बात तो ये समचक्रीय ही नहीं है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन आ रहा है, तो समचक्रीय कहाँ हुआ, विषम चक्रीय हो गया। ये विषम चक्रीय है, विषम चक्रीय है तो इसके बारे में बात करेंगे नहीं। असंतृप्त भी नहीं है क्योंकि असंतृप्त होने के लिए डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। इसको देखते हैं। ये पहली बात तो चक्रीय ही नहीं है, सम और विषम की बाद में बात करेंगे, चक्रीय नहीं है। ये क्या है, खुली श्रृंखला है ये। और हाइड्रोकार्बन है, उससे तो हमें लेना देना है नहीं। जब तक ये दो चीज़ें संतुष्ट नहीं होंगी तो तीसरी की तो बात कर ही नहीं सकते। तो इस तरह से ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। और इस टॉपिक को यहीं पे करते हैं ख़त्म। तो आई थिंक आपको ये सब चीज़ें पढ़ने में मज़ा आया होगा। हालांकि ये काफ़ी
बोरिंग सा लगा होगा आपको, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें कुछ नए नए टर्म्स थे और हमने इन डेप्थ किसी को नहीं पढ़ा, सबको बस टच करते हुए निकले हैं हम, जिससे हमको थोड़ा नॉलेज हो जाए कि आखिर चल क्या रहा है। और ये सब चीज़ें मैंने इसलिए आपको बताना ज़रूरी समझा क्योंकि हम नेक्स्ट जो लेक्चर बनाएंगे अब वो हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर पे होगा, IUPAC नेम पे। तो उसमें क्या है कि इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा पता होना ज़रूरी है हमें, कि किस तरह से कार्बन, हाइड्रोजन, ये किस तरह से बैलेंसी वगैरह अपनी पूरी करते हैं, क्या होता है, ये बेंजीन रिंग क्या होती है, थोड़ा थोड़ा आइडिया हमारे लग जाएगा तो हमें फिर वो IUPAC नेम में इन सब नज़र आएंगे हमको, तो हम उनको अच्छे से डील कर सकेंगे। और बाकी आपको IUPAC नेम पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें क्लियर करने के बाद आपको चीज़ों को पकड़ने की जो क्षमता है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।